कश्मीर, जिसे एक बार फिर से धरती के स्वर्ग से धरती के नर्क में बदलने का प्रयास किया जा रहा है। कश्मीर, जहां के जिहादी एक बार फिर से सनातनियों को भगाने का कुत्सित प्रयास कर रहे हैं। हां, इस बार एक नए तरीके से इनका यह प्रयास हो रहा है। पिछली बार यानी कि अगर आप 1990 के दौर के समय जो हुआ था उसको अगर याद करें तो उस समय इन लोगों ने सामूहिक रूप से वहां के सनातनियों को, हिंदुओं को, सिखों को केवल कश्मीरी पंडित मत कहा करिए, ये लोग कश्मीरी पंडित कह कह के एक नया नैरेटिव प्रयास कर रहे हैं स्थापित करने का कि केवल वहां के ब्राह्मणों के ऊपर अत्याचार हो रहा है। जी नहीं, वहां के हर हिंदू के ऊपर और वहां के सिखों के ऊपर जो है इनके हमले हो रहे हैं। इसलिए एक ही शब्द का इस्तेमाल किया करिए, सनातनियों के ऊपर जिहादियों के द्वारा वहां पे आक्रमण चल रहा है और लगातार आजादी के बाद से लगातार चल रहा है। हां, 1990 के दौर में एक पीक आया था और एक बार फिर से ये प्रयास हो रहा है, चूंकि धारा 370 हटने के बाद से ये फड़फड़ा रहे हैं कि किस तरीके से सरकार ने इनकी जो ताकत थी उसको एकदम से खत्म कर दिया है। जो वहां पे जो हमारा सुरक्षा बल है, सुरक्षा बल एकदम मुस्तैद है और धारा 370 हटने के बाद से वो कोई भी बड़ी घटना को अंजाम नहीं दे पाए हैं। इस समय वो कमजोर हो चुके हैं और कमजोरी में करें तो करें क्या, वो इस समय एक नए हथियार का इस्तेमाल कर रहे हैं एंड दैट इज दी टारगेट किलिंग। सामूहिक रूप से अगर किसी की हत्या ना कर पाओ तो फिर वो नया तरीका है कि एक एक दो दो आदमियों को चुन चुन के मारो ताकि उनके दिलों में भय पैदा किया जा सके और उन्हें वहां से फिर से भागने के लिए मजबूर किया जा सके। तो इस हथियार का वो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में इस टारगेट किलिंग के कारण पे भी बात करेंगे और इसका क्या नीतिगत हल हो सकता है हम उस पर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले इस पर जो हो रही राजनीति है और जो चीज बातें कहनी चाहिए हमारे यहां के राजनेताओं को और जो वो नहीं कह रहे हैं, सबसे पहले उस राजनीति पे बात करते हैं। आज 5 जून का दिन है, पर्यावरण दिवस है। आपने देखा होगा जंतर मंतर पे आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी वहां पे इकट्ठा हुए। कश्मीरी जो इन्होंने भी जो वर्ड यूज किया बार बार वही कश्मीरी पंडित ये लोग बोलते हैं क्योंकि ये सब वामपंथी विचारधारा के हैं और वामपंथियों के द्वारा ही ये नैरेटिव स्थापित करने का प्रयास किया जा रहा है कि केवल कश्मीरी पंडितों के ऊपर वहां पे अत्याचार हुआ। अरे मैं कह रहा हूं किसी पे अत्याचार हुआ है, अत्याचार हो रहा है, उसके खिलाफ क्या इन्होंने एक भी शब्द बोला? नहीं, ये केवल वहां पे आके अपनी जो छिछली राजनीति हो सकती है वो छिछली राजनीति करके चले गए। वहां पे उन्होंने केवल कटघरे में किसको खड़ा किया? केंद्र सरकार को, कि केंद्र सरकार विफल है और वो वहां पे कश्मीरी पंडितों को सुरक्षा नहीं दे पा रही है। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि जिन लोगों ने कश्मीरी सनातनियों के ऊपर वहां पे आक्रमण लगातार किए, टारगेट किलिंग की, उनकी हत्याएं की, आपने उन हत्याओं को करने वाले लोगों के ऊपर प्रश्न क्यों नहीं खड़ा किया? इसलिए नहीं खड़ा किया क्योंकि ये तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। इनको लगता है कि अगर हम उन मुस्लिम जिहादियों के ऊपर कोई भी सवाल खड़ा करेंगे तो यहां पे हमें मुस्लिम वोट नहीं मिलेगा, इसलिए ये लोग उनके ऊपर सवाल नहीं खड़ा करना चाहते। एक प्रश्न मैंने यहां पे लिखा है केंद्र में, आप जरा उसको पढ़िएगा और समझने का प्रयास करिए। एक ये अखिलेश यादव जी का भी मैंने आज ट्वीट लगाया है। पर्यावरण दिवस के ऊपर इन्होंने केवल एक कश्मीर के एक पौधे को, कि लखनऊ में इन्होंने कोई कश्मीर का पौधे की फोटो ली है, लखनऊ में ये पौधा लगा है और इसमें वहां से बैठे बैठे ट्विटर के माध्यम से कश्मीर में अमन चैन की ये आवाज उठवा रहे हैं उस पौधे से। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि भैया आपके पास मुंह भी है ना, भगवान ने ये मुंह दिया है, आप जो ट्विटर पे लिखा करते हैं आप ये भी तो कर सकते हैं। उन जो लोग वहां पे ये टारगेट किलिंग कर रहे हैं जरा उनसे सवाल पूछिए, उन मुस्लिम जिहादियों से सवाल पूछिए कि ये टारगेट किलिंग क्यों कर रहे हो, क्यों सनातनियों के ऊपर ये अत्याचार कर रहे हो। लेकिन ये चाहे ये या विपक्ष का कोई भी नेता उन जिहादियों से या ओवैसी टाइप के जो मुस्लिम नेता है कि अगर उन्हें जो अभी ज्ञानवापी का मामला चल रहा है, दिन में 14 बार वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं, 14 बार ये अलग अलग तरीके के कमेंट दे सकते हैं, लेकिन जो कश्मीर में टारगेट किलिंग हो रही है उसके ऊपर ये लोग एक भी प्रश्न नहीं खड़ा कर सकते हैं कि ये मुस्लिम जिहादी जो कर रहे हैं ये गलत कर रहे हैं किसी भी व्यक्ति के ऊपर। भाई अगर वहां पे आप बहुसंख्यक हो गए तो वहां पे अल्पसंख्यक यानी कि सनातनियों को वहां पे जीने नहीं देंगे आप जरा सोचिए। मैं यहां कानपुर में रहता हूं, मेरे भी पड़ोस में एक मुस्लिम परिवार रहता है। मैं एक छोटा सा सवाल कर रहा हूं, जरा गहराई से इस सवाल को जरा समझने का प्रयास करिएगा। मेरे घर के बगल में भी मेरे जो पड़ोसी हैं ये मुल्ला जी हैं जो अब नहीं रहे, उनकी बेटी यहां पे रहती हैं। हम लोग उनको अपनी बहन कहते हैं, मतलब चूंकि उनकी एक ही बेटी थी तो वो उनका जो दामाद है वो यहीं पे उनके साथ रहता है, तो कहने का मतलब ये है उनके जो बच्चे हैं वो हमको मामा कहते हैं।
तो मतलब ये सोचिए, हम लोग यहां पे इस पूरे मोहल्ले में एक ही मुस्लिम परिवार है, लेकिन एकदम सुरक्षित, और आज से नहीं 35-40 सालों से वो लोग यहां पे रह रहे हैं और एकदम अमन चैन के साथ रह रहे हैं। तो अगर एक हिंदू मोहल्ला है, एक सनातनियों का मोहल्ला है, वहां पे अगर एक मुस्लिम परिवार रहता है तो वो बड़े आराम से रह सकता है। लेकिन अगर कोई मुस्लिम इलाका है, मतलब आप समझिए कश्मीर छोड़ दीजिए, आप अपने शहर के मुस्लिम क्षेत्रों में जाके देखिए, अगर वहां पे मुस्लिम क्षेत्र में एक हिंदू परिवार आ जाता है या रह रहा होता है कुछ समय से, तो उस मुस्लिम परिवार का वहां पे, उस हिंदू परिवार का जीना वहां पे बड़ा मुश्किल हो जाता है। मुस्लिम क्षेत्र में 10 मुस्लिम परिवार है, वहां पे एक हिंदू परिवार नहीं रह सकता है। लेकिन अगर 10 हिंदू परिवार है, वहां पे एक अगर मुस्लिम परिवार रहता है तो बड़े अमन चैन के साथ रह सकता है। मैं पूछना चाहता हूं कि ये किस मानसिकता में ये लोग जी रहे हैं, कौन सी मानसिकता है इनकी? और अगर आप गहराई से समझेंगे तो इनकी एक ही मानसिकता है कि हम सभी उनके लिए काफिर हैं। अब चूंकि हम उनके लिए काफिर हैं तो इसलिए वो हमें कहां पचा सकते हैं? तो किसी भी तरीके से उनका लक्ष्य, उनको जो उनके मौलवी हैं, उनके मौलवी यही सिखाते ही हैं कि ये जितने भी काफिर हैं, इन सारे काफिरों को इस्लाम में कन्वर्ट कराना है। और इसीलिए जो कश्मीर में हो रहा है ये उसी का एक रूप है। मैं इसलिए ये जितने भी नेता हैं, और चाहे मुस्लिम जो बड़े बड़े नेता हैं, मैं उन सभी से कहना चाहता हूं, या तो आप धर्मनिरपेक्षता की बात न किया करिए, और यदि धर्मनिरपेक्षता की बात कर रहे हैं, यदि आप यहां पे उत्तर प्रदेश में, बिहार में, राजस्थान में जो शेष भारत है, कश्मीर को छोड़ के बाकी का भारत है, वहां पे अल्पसंख्यकों के हित की बड़ी बड़ी बातें करते हैं, क्योंकि यहां पे मुस्लिम अल्पसंख्यक हैं तो यहां पे उनके हित की बड़ी बात करते हैं, तो वहां पे भी सनातनी अल्पसंख्यक हैं, जरा उनके हित की भी कभी निष्पक्षता से बात रखा करिए। लेकिन चूंकि आप सभी ये नहीं कह सकते, नहीं कर सकते हैं, इसलिए मैं आपसे उम्मीद भी नहीं रखता हूं। हम आगे बढ़ते हैं, जो इस विषय पे मैं और बातें रखना चाहता हूं। मैंने एक यहाँ पे बात रखी है कि फिर एक्चुअली हल क्या है। इस हल पे हम लोग बात करें, जो राजनीतिक लोग हैं उनसे तो कोई, जो विपक्ष में बैठे हुए राजनीतिक लोग हैं उनसे तो हम कोई उम्मीद नहीं कर सकते हैं। हमारी जो सत्ता पक्ष में बैठी हुई सरकार है उसने अच्छा, कुछ लोग ये कह सकते हैं, कुछ लोगों को मैं देख रहा हूं सोशल मीडिया पे लिख रहे हैं, सरकार ने जो 370 हटाई इससे हुआ क्या है, इससे क्या हल हो गया, इससे तो और समस्या बढ़ती चली जा रही है। समस्या बढ़ी नहीं है, आपको समझना होगा। कांग्रेस ने धारा 370 दे के 70 सालों में जो कैंसर कश्मीर में पैदा किया था, उस कैंसर को दूर करने में, उसका इलाज करने में वक्त लगेगा। और जब कैंसर का इलाज किया जा रहा होता है, जब शरीर पे कीमोथेरेपी लगाई जाती है, तो शरीर को कष्ट भी भुगतना पड़ता है। अब आप ये कहें, अरे इस कीमोथेरेपी से क्या हुआ, देखो बाल उड़ गए, ये देखो शकल सूरत बिगड़ गई है। अरे भैया, इंसान तो जिंदा हो गया ना, है ना? जो इंसान को आपने 70 सालों में कैंसर ग्रस्त किया था, अब उसको या तो कैंसर में तड़पने देते और मरने देते हैं, तो एक समय ऐसा भी आ जाता है कि कश्मीर जो है वो भारत का अंग ही ना रह जाता। पता चला इतना उग्रवाद और आतंकवाद वहां पे भर जाता कि उसको हम वापस भारत में मिला ही नहीं पाए होते। आज कम से कम लद्दाख को अलग करके एक सुरक्षित राज्य बनाया जा चुका है, जम्मू भी आज सुरक्षित है। कश्मीर घाटी में जो समस्याएं चल रही हैं उस पर भी लगातार हमारा सुरक्षा बल और हमारी सरकार उस पर मजबूती से काम कर रही है, नीतियां बना रही है। और हम सभी को विश्वास रखना चाहिए कि ये जो थोड़ी बहुत कीमोथेरेपी की जरूरत है, ये कीमोथेरेपी दी जाएगी और ये कैंसर समाप्त होगा। अब मैं बात करना चाहूंगा कि एक्चुअली इस पे और क्या काम करने की जरूरत है। निश्चित रूप से केंद्र सरकार ने बहुत अच्छे अच्छे प्रयास किए हैं और आज उसका ही परिणाम है कि ये लोग आज जो पहले 1990 के दशक में हो रहा था कि सामूहिक तौर पे वहां पे मस्जिदों से ऐलान करते थे कि या तो यहां पे अपनी रहना है तो धर्म कन्वर्ट कर लो, यानी कि या तो मुस्लिम धर्म स्वीकार लो, और या फिर अपनी बेटियों को और अपने धन को छोड़ के, अपनी जमीन जायदाद को छोड़ के यहां से भाग जाओ, नहीं तो तुम्हारी हत्याएं कर दी जाएंगी। ये वहां पे खुले आम, आप सभी ने कश्मीर फाइल्स पिक्चर देखी होगी, उसमें आपने सभी कुछ सारा चित्रण आपने देखा होगा कि हुआ क्या था एक्चुअली वहां पे। तो इसलिए ये सारी चीजें जो उस समय खुले आम हो रही थी, आज इनकी कम से कम इतनी कमर तोड़ दी गई है, इनकी रीढ़ की हड्डी पे ऐसी चोट की गई है, अब इनके पास एक ही हथियार बचा है कि चुन चुन के गीदड़ों की तरह जाके और छुप के किसी को गोली मार के भाग जाओ। केवल ये काम कर रहे हैं। अब इस पर भी चोट करने की जरूरत है और इसका भी हल निकालने की आवश्यकता है। तो मैं यही बात कहना चाहूंगा कि वास्तव में इसका हल क्या हो सकता है, और इसका हल जो मैं समझ पाता हूं, चूंकि वहां पे हम इस समय अल्पसंख्यक हो चुके हैं, इसलिए वो वहां पे हावी हो जाते हैं। यदि सनातनी समाज को वहां पे बहुसंख्यक किया जाए, मैं एक वीडियो दिखाना चाहूंगा आपको, मैंने यहां पे एक लगाया हुआ है विद ड्यू रेस्पेक्ट टू बीबीसी अर्थ, इन्हीं के सौजन्य से ये वीडियो मुझे मिला है नेट पे, यूट्यूब पे, और मैं वो वीडियो सबसे पहले आपको दिखाना चाहूंगा। उसको देखिए और उसके बाद बात करेंगे। ठीक, तो चलिए उस वीडियो पे आते हैं। देखिए,
एक शेर है, जंगल का राजा। वो शेर कुछ लकड़बग्घों के बीच में, इंग्लिश में कहते हैं हाइनाज, तो उनके बीच में घिर जाता है। लगभग 20-25 हाइनाज है, यानी लकड़बग्घे, और ये शेर देख रहा है कि इसको चारों तरफ से ट्रैप कर लिया गया है, घेर लिया गया है। अकेले 2-4 लकड़बग्घे इसका कुछ नहीं कर सकते, लेकिन 20 लकड़बग्घे अगर इकट्ठा हो गए हैं तो ये शेर भी कैसे उनसे लड़े। तो इस युद्ध को देखिए और इससे ही अर्थ निकालने का प्रयास करिए। देखिए, जब वो आगे से आक्रमण कर रहे हाइनास को संभालने का प्रयास करता है, उन पर हमला करता है, उनके हमले को रोकता है, तो पीछे से आक्रमण चालू हो जाता है। देखिए, ये इसने आगे वालों को भगाया, और जब इसने आगे वालों को भगाया तो पीछे से उसे नोचा जाना आरंभ हो गया। देखिए कैसे ये शेर लड़े। है ये शेर, लेकिन 20 लकड़बग्घों ने इसको घेर रखा है, तो ये शेर करे तो करे क्या। इसको भी कह सकते हैं कि ये भी इस समय टारगेट किलिंग का शिकार हो चुका है। सारे हाइनाज ने मिलकर इसको टारगेट कर लिया है। अब ये बचने की कोशिश तो कर रहा है, निकलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इसके पास कोई रास्ता नहीं है। भागने की भी कोशिश करता है तो पीछे से उसको नोचा जा रहा होता है। तब तक एक नया बदलाव आता है, उसका एक मित्र आ जाता है। वो दूर से देखता है कि मेरे किसी शेर भाई को कुछ लकड़बग्घों ने घेर रखा है, और ऐसे में अब इसको कॉन्फिडेंस आ गया। अब इसने आक्रमण चालू कर दिया, और जैसे ही उसके मित्र का प्रवेश होता है, उसका आगमन होता है, वैसे ही लकड़बग्घों के अंदर खौफ फैल जाता है। ये लकड़बग्घे भागना चालू कर देते हैं, और इस शेर को भी कॉन्फिडेंस आ जाता है। अब देखिए उसके बाद क्या होता है। दोनों शेर मिलके शांति से उस क्षेत्र में अब जी पा रहे हैं। प्यार और मोहब्बत से दोनों शेर वहां पे जी पा रहे हैं। लकड़बग्घों को भगा दिया। ये अकेला शेर एक घिर गया था, और इसके बाद जब जैसे ही दूसरा शेर आता है, वैसे ही आप देखिए लकड़बग्घों को उन्होंने भगा दिया। तो इस फिल्म के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको यही समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि आज हमारे जो वहां पे सनातनी भाई हैं, वो इन लकड़बग्घों के द्वारा घेर लिए गए हैं। आज हमारा और आपका फर्ज है, जो यहां दूर से बैठ के केवल देख रहे हैं, दूर से देखना नहीं है, वहां पे जाके उनके साथ खड़े होना है, उनके विश्वास को बढ़ाना है, और वहां पे जाके वो कुछ करना है जिससे कि इन लकड़बग्घों को हम नियंत्रित कर सके, उनको वहां से भगा सके, और वहां पे शांति की स्थापना कर सके। कुछ और बातों पे बात करने के लिए चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये वीडियो दिखाना बहुत जरूरी था, ताकि आप ये समझ सकें कि ये जो समस्या है, इसका नीतिगत हल जो होगा वो हो क्या सकता है। अब जरा मैं बात करूंगा कि इसका सोल्यूशन एक्चुअली होगा क्या। देखिए ऐसा है, अभी हम सभी ने कश्मीर फाइल पिक्चर देखी, और कश्मीर फाइल पिक्चर देखने के बाद हम सभी ने इस बात को समझ लिया कि 1990 में हुआ क्या था। 1990 में खुलेआम तौर पे वहां से सनातनियों को भगाने का प्रयास किया गया था। लक्ष्य था सनातनियों को भगाओ। यह तब भी लक्ष्य था, और लक्ष्य आज भी है, प्रकार केवल बदला है। उस समय क्या था कि सरकार ने वहां पे जो सख्ती होनी चाहिए थी, सरकार वहां पे वो सख्ती नहीं कर पाई, और वहां पे खुलेआम ये सारी चीजें हो गई। आज की सरकार बहुत ज्यादा सख्त है। आज सुरक्षा बल पूरी मुस्तैदी से वहां पे लगे हुए हैं, तो इसलिए सामूहिक रूप से वो लोग ये काम नहीं कर रहे हैं। ये इक्का दुक्का कहीं पे सनातनियों को ढूंढ के मार के उनके दिलों में खौफ पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं। तो अब इसका हल क्या हो सकता है, हमको वो समझना है। हम सभी ने कश्मीर फाइल को देख के अपने दिलों में वो दर्द महसूस किया, लेकिन आज केवल उस दर्द को महसूस करके और पिक्चर आपकी खत्म हो गई, और इसके बाद आप बाहर निकल आए और आपने गुस्से में आके जो कुछ भी सोशल मीडिया पे आके भड़ास निकाल ली, या आपने आके अपने घरों में आके एक दूसरे से ड्राइंग रूम में बैठ के बातें कर ली। इससे हल नहीं होने वाला है। आगे बढ़ के बात करनी होगी। सरकार जो कर सकती है, सरकार वो कर रही है। अब सरकार को कुछ और भी क्या करना चाहिए, और इसमें हम लोगों की क्या भूमिका हो सकती है, उस पर बात कर रहा हूं। ये लास्ट स्लाइड है जिस पे आप सभी से बात करना चाहूंगा, जिसका मैंने वो रखा है कि टारगेट किलिंग का नीतिगत हल क्या हो सकता है। ये सब हमारे भाई बहन हैं, जिनको आज वहां पे एक एक करके चुन चुन के वहां पे जो जिहादी हैं मार रहे हैं। तो देखिए जो मैंने कुछ पॉइंट्स यहां पे लिखे हैं। पहली बात, वहां पे ये बात क्लियर हो चुकी है, जैसे मैंने अभी ये शेर वाला और लकड़बग्घे वाला आपको वीडियो दिखाया,
एकदम स्पष्ट बात है, जब तक वहां पे शेरों की संख्या को बढ़ाया नहीं जाएगा, ये ध्यान रखिए, जब तक वहां पे शेरों की संख्या को बढ़ाया नहीं जाएगा तब तक हम इन लकड़बग्घों को नियंत्रित नहीं कर सकते हैं। अब कैसे इन शेरों की संख्या को बढ़ाया जाए? मेरा पहला जो पॉइंट है वो यही है कि जो रिटायर्ड फौजी हैं, क्योंकि वो जिंदगी भर उनको ट्रेनिंग मिली हुई होती है, ऐसे लोग सबसे अच्छा युद्ध लड़ सकते हैं, तो इसलिए रिटायर्ड फौजियों को व्यावसायिक ट्रेनिंग दी जाए, क्योंकि उन्होंने बंदूक तो संभाली है लेकिन अभी तक कोई व्यवसाय नहीं किया है खास, तो इसलिए उनको व्यावसायिक ट्रेनिंग दी जाए कि नई यूनिट्स कैसे डाली जा सकती हैं, क्योंकि जिनको भी वहां पे स्थापित करना है, केवल वहां पे मकान बना के आप दे देंगे और वहां पे रहने लगेंगे, ऐसा संभव नहीं है। उनको वहां पे व्यवसाय देना पड़ेगा, उनको वहां पे उद्योग का केंद्र, पूरे कश्मीर को उद्योग का केंद्र बनाना होगा, ताकि और भी बाहर के बच्चे आए और वहां पे रह के वहां पे व्यवसाय कर सके। ठीक, तो मेरा पहला पॉइंट यही है कि रिटायर्ड फौजियों को व्यावसायिक ट्रेनिंग दीजिए, उन्हें वहां पे स्थापित करिए। दूसरा पॉइंट यह है कि उनको वहां पे नई कंपनियां खोलने के लिए पूरी मदद करिए। वो किसी भी प्रकार की कंपनी खोल सकते हैं, जो भी उनका इंटरेस्ट हो उस तरीके की वहां पे कंपनी खोलने के लिए, कंपनी के रजिस्ट्रेशन से लेकर के, अगर मुद्रा योजना है, बहुत सारी और कोई नई योजना बनाई जा सकती है जिससे कि उनको सब्सिडी दी जाए, उनकी मदद की जाए और वहां पे नई कंपनियों को स्टैब्लिश किया जाए। तीसरा पॉइंट मैंने ये रखा है कि देश भर के युवाओं का आह्वान करना होगा, ऐसे युवाओं का जो कहा जा रहा है कि भैया आज बेरोजगारी है देश में। अरे भैया मैं कह रहा हूं, जितने ऐसे कह रहे हैं कि हम बेरोजगार हैं, इनको कहिए कि आइए, रोजगार अब कश्मीर में सबसे पहले दिया जाएगा, कश्मीर में रोजगार की स्टार्टिंग की जाएगी और खूब रोजगार दिया जाएगा। तो ये जितनी भी कंपनियां बन रही हैं इसमें इनको एम्प्लॉय किया जाए। दूसरी चीज, जो थोड़ा सा योग्य है, हाँ, इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, या कोई भी और दूसरा व्यवसाय करते हैं, या कोई भी दूसरा उनके पास टैलेंट है, वो वहां जाके एक्सप्लोर करना चाहते हैं, उनको सब विशेष सब्सिडी दीजिए, उनको और भी जो सुविधाएं देनी है वो सुविधाएं दीजिए, जगह दीजिए, पूरी सुरक्षा दीजिए और इसके बाद उनको वहां पे कंपनी खोलने के लिए प्रोत्साहित करिए। तीसरी बात, सेकंड बात मैं कहना चाहूंगा कि कंपनियां क्या किस प्रकार की हो सकती है? भैया सॉफ्टवेयर की कंपनी आराम से डाली जा सकती है, बीपीओ डाली जा सकती है, प्रोडक्शन यूनिट्स डाली जा सकती हैं, आप वहां पे जूते बनाने की कंपनी डालिए, आप वहां पे मोबाइल की बनाने की कंपनी डालिए, आप वहां पे और भी दूसरी चीजें बना सकते हैं, पब्लिशिंग हाउस बना सकते हैं, किताबें छापने की दुकान, क्या कहते हैं, कंपनी बनाई जा सकती है। तो इस तरीके के जो भी चीजें बन सकती है वो कंपनीज वहां पे बनाई जाए। लेकिन इन सभी नौजवानों को जो देश भर से आह्वान करके बुलाने के बाद वहां पे जाएंगे, उन सभी को मिलिट्री ट्रेनिंग दी जाए और साथ में अपनी आत्मरक्षा के लिए उनको हथियार रखने की भी जो है छूट दी जाए, उनको हथियार मुहैया कराया जाए, उनको हथियार दिया जाए कि वो वहां पे जाएं और अपनी आत्मरक्षा कर सके। धारा 370 हट चुकी है। अब उत्तर प्रदेश का नागरिक हो, मध्य प्रदेश का नागरिक हो, राजस्थान का नागरिक हो, तमिलनाडु का नागरिक हो, केरल का नागरिक हो, गुजरात का नागरिक हो, असम या कहीं का नागरिक हो, भारत का वो नागरिक है तो वो कश्मीर में जमीन भी ले सकता है, कश्मीर में जाके बस भी सकता है। तो ऐसे लोगों को बसाने का पूरा एक योजनाबद्ध काम करना होगा और सरकार को अपनी भूमिका निभानी होगी और जनता को भी अपनी भूमिका निभानी होगी। मैं आपको यह कहना चाहूंगा, देखिए सरकार ने धारा 370 हटा दी, सरकार और भी चीजें कर रही है, वहां पे सुरक्षा वहां पे मुस्तैद कर रही है, लेकिन वही बात, जब तक वहां पे शेरों की संख्या बढ़ेगी नहीं, लकड़बग्घे हावी रहेंगे। ये ध्यान रखिए। हल ये कतई नहीं है, हल ये तो कतई नहीं है कि वो वहां पे डरा रहे हैं, धमका रहे हैं और हम कश्मीर से पलायन कर जाएं, जी नहीं, और बल्कि और ताकत से वहां पे पहुंचने की आवश्यकता है ताकि ये जो डराने की कोशिश कर रहे हैं ये खुद डरने लग जाए। आपने अभी लकड़बग्घों की हालत देखी ना, जैसे ही दूसरे शेर की एंट्री हुई ऐसे ही जितने लकड़बग्घे थे उनके अंदर खौफ फैल गया और वो लकड़बग्घे सारे भाग गए, क्योंकि उनको पता चल गया अब शेरों की संख्या यहां पे बढ़ चुकी है। अब अगर आप आगे से आक्रमण कर रहे हो और पीछे से आप उनको नोचने की कोशिश कर रहे हो, मतलब दोनों तरफ से, तो पीछे से दूसरा शेर आ चुका होगा और वो रक्षा कर ले जाएगा। इसलिए हमें और आपको केवल यही करना है। और ये समझिए, अगर हम केवल इतना ठान लें, जैसे जो बड़े शहर हैं वहां से हम कहें कि 100 बच्चे ऐसे हम इकट्ठा करेंगे जो कि कश्मीर में जाएंगे, जो थोड़े छोटे शहर है वहां 50 बच्चे आप कर लीजिए कि 50 नौजवान बच्चे ऐसे जाएंगे जो कि वहां पे अपनी इंडस्ट्री डालेंगे, या जो वहां पे रिटायर्ड फौजियों की इंडस्ट्री पड़ेगी उसमें जाके एम्प्लॉय होंगे, काम करेंगे। अगर हम देश भर से 10,000 ऐसे युवाओं को इकट्ठा कर ले तो ये समझिए कश्मीर की समस्या को समाप्त किया जा सकता है। केवल हम ये सोचे कि सुरक्षा बल के माध्यम से ही खत्म हो जाएगा, ये समस्या हल हो जाएगी, ऐसे हल नहीं होने वाली है। वहां पे हमें अपने शेरों की संख्या को बढ़ाना होगा। याद करिए जरा,
याद करिए जब मुगल काल में अत्याचार इन जिहादियों ने किया था, है ना, जब सनातनियों का जीना हराम कर दिया था, उस वक्त हमारे पूर्वजों ने क्या किया था? हमारे पूर्वजों ने एक खालसा फौज का गठन किया। हर सनातनी घर से बड़ा बच्चा लिया गया, हर सनातनी घर से एक बड़ा बच्चा लिया गया और उनकी खालसा फौज बनाई गई, जिसे आज हम लोग सिख भाई कहते हैं। जो हमारे सिख हैं, सिख भाई हैं, तो वो पूरी खालसा पंथ का उदय हुआ और उस खालसा पंथ ने फिर इन जिहादियों से युद्ध लड़ा और सनातनी बच्चों को, सनातनी बेटियों को, सनातनी परिवारों की रक्षा की। इसी तरीके से आज चलिए, उस समय ऐसा था एक एक परिवार में 4-4, 5-5 बेटे होते थे, तो बड़े बेटे को जो है खालसा पंथ के लिए दे दिया गया, बाकी अपना परिवार के और जो जिम्मेदारियां उनको निभा रहे हैं। आज स्थिति ये है कि हर परिवार में 1-2 बच्चे हैं, है ना। तो हम ये नहीं कह रहे हैं कि हर परिवार से एक एक बच्चा जाए, कम से कम इतना किया जा सकता है कि पूरे शहर से 50 से 100 बच्चे इकट्ठा किए जाए, जो इसके लिए आगे आके भूमिका निभाना चाहते हैं, जो आगे आके ये युद्ध लड़ना चाहते हैं। और आपको समाज में उतर के युद्ध लड़ना पड़ेगा, आपको वहां पे जाके शेर की तरह काम करना होगा, दहाड़ के जीना होगा, भागने से काम नहीं चलेगा। आज अगर हमारे वहां पे कश्मीरी भाई अगर किसी तरीके से घेर लिए गए हैं, ट्रैप कर लिए गए हैं इन लकड़बग्घों के द्वारा, तो हमें अपने शेर की भूमिका को निभाना होगा। तो इसलिए हर शहर से 50 से 100 ऐसे अगर युवा एकत्र करके देश भर से 5000 से 10,000 युवा अगर कश्मीर घाटी में व्यवसाय के साथ उतार दिए जाते हैं, उनको स्थापित करने का पूरा प्रयास किया जाता है, उनको घर दिया जाता है, उनको वहां पे व्यवसाय करने के लिए जमीन दी जाती है, उनको वहां पे जो भी सब्सिडी की आवश्यकता है वो दी जाती है, उनको सुरक्षा, अपनी आत्मरक्षा के लिए ट्रेनिंग और हथियार दिया जाता है। तो ऐसे 10,000 युवाओं को अगर हमने कश्मीर घाटी में सनातनी बच्चों को स्थापित कर दिया, ये जो टारगेट किलिंग है इसकी भी समाप्ति हो जाएगी। विश्वास रखिए, वो बहुत डरपोक है। केवल एक बार अंगद की तरह अपने पैर को जमा के और मजबूती के साथ दहाड़ देना है और इसके बाद देखिएगा ये सारे लकड़बग्घे भाग खड़े होंगे। इसलिए अगर वास्तव में हम इसका हल चाहते हैं तो यही इसका हल हो सकता है कि जहां पे आज हम अल्पसंख्यक हो गए हैं, एक बार फिर से हम वहां पे अपने शेरों की संख्या को बढ़ाएं, तभी हम इसका हल निकाल सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, ओम नमः शिवाय, जय श्री राम, जय जय श्री राम। याद रखिए, भगवान श्री राम लंका में घुस गए, वानरों की सेना को लेके घुस गए। आप सोचिए, वानरों ने समुद्र पर पुल बांध दिया और लंका में घुस के उन राक्षसों का कुल सहित वध कर दिया, उनको वहां से मार के और माता सीता को वहां से छुड़ा के लेके आए। तो इसलिए अगर हम लोग ठान लें तो हम निश्चित रूप से, जो लोग आज कश्मीर को लंका बनाने का प्रयास कर रहे हैं, हम उनकी लंका लगा देंगे और कश्मीर को एक बार फिर से धरती का स्वर्ग बना देंगे। जय हिंद, जय भारत।